हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सावित्री देवी की दो बहुएं थी, भूमिका और भावना। बड़ी बहू भूमिका कुछ ज्यादा ही फैशनेबल थी। दूसरी ओर छोटी बहू भावना बहुत ही सादगी पसंद लड़की थी। भावना को भगवान ने मानो फुर्सत से बनाया था। सादगी और सुंदरता का संगम थी वो, और सबसे ज्यादा सुंदर थे भावना के काले घने और लंबे बाल। बड़ी बहू भूमिका भी वैसे तो दिखने में सुंदर थी, मगर उसके बाल भावना के जैसे नहीं थे। इसीलिए भूमिका अपनी देवरानी भावना से बहुत जलती थी। एक दिन भूमिका शीशे के सामने मेकअप कर रही थी, तभी उसकी सास सावित्री देवी वहाँ आती है और भूमिका को समझाती है। अरे देखो बहू, शादी के बाद घर गृहस्थी को भी संभालना पड़ता है। तुम सारा दिन आईने के सामने बैठी रहती हो, और भावना वो बेचारी सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती है। माँ जी, बस अभी आई। भूमिका की बातें सुन सावित्री देवी वहाँ से चली जाती है, और सावित्री देवी के जाने के बाद भूमिका फिर से मेकअप करने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, और एक दिन भूमिका, अरे ओ भूमिका। आई माँ जी। बहू, भावना जरा काम से बाहर गई है। आज घर का सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने अभी तो फेशियल किया है, मैं रसोई में नहीं जा सकती। अरे बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? चलो जाओ और चुपचाप खाना बनाओ जाके। भूमिका देवरानी और सास बहू को भला बुरा कहते हुए किचन की तरफ जाती है। एक दिन भावना को अकेले साफ सफाई करते देख सावित्री देवी भूमिका पर गुस्सा हो जाती है। बहू, ये क्या? तुम आराम से बैठी हो और बेचारी भावना अकेले ही लगी पड़ी है घर के काम में। शर्म नहीं आती? वो माँ जी, मैंने अपने बालों पर ना हेयर मास्क लगाया है, इसीलिए काम नहीं कर सकती। देखो बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम पहले अपनी घर गृहस्थी को देखो, फिर खुद को। माँ जी, सजना संवरना तो हर औरत का अधिकार होता है। अरे बस करो, ये तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है, वरना मुझे मजबूरन सख्त कदम उठाना पड़ेगा। भूमिका अपनी सास को दिल ही दिल में बहुत भला बुरा कहती है। एक दिन सावित्री देवी भूमिका के कमरे में जाती है। भूमिका बालों पर कोई तेल लगा रही होती है। अरे बहू, ये क्या है? माँ जी, मेरे बाल बहुत छोटे हैं, मुझे भी भावना की तरह लंबे बाल चाहिए, इसलिए मैं सारी चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ। मगर बहू, ये सारी चीजें केमिकल वाली होती हैं, तुम्हारे बालों को नुकसान कर सकती है। और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। चलो, मेहमान आने वाले हैं, मेकअप छोड़ो और भावना की मदद करो घर के काम में। भूमिका अपनी सास की बात को अनसुना करती है और बाजार चली जाती है। सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद भूमिका हाथों में कुछ सामान को बैग में लेकर घर आती है। आ गई मैडम, कहाँ थी तुम और ये इतना सारा सामान? वो माँ जी, मैं बाजार गई थी। ये हर दिन तुम इन मेकअप के सामान पर जो इतना फिजूल खर्चा कर रही हो, याद रखो अब 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें। मगर माँ जी, ये तो थोड़ा सा ही सामान लेकर आई हूँ मैं। अरे मेरा बेटा सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, और तुम हो कि पैसे को पानी की तरह बहा रही हो। माँ जी, मगर आपका बेटा मेरा पति भी तो है ना। जरा देखो अपनी देवरानी भावना को, छोटी है मगर तुमसे ज्यादा समझदार है। हाँ हाँ, ये भावना तो ना आपको बहुत प्यारी है, रिश्तेदार है ना आपकी, इसीलिए आप इसे ज्यादा प्यार करती हैं, मुझे नहीं। दीदी, ऐसी बात नहीं है, माँ जी तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। चुप करो तुम, इन सारे झगड़ों की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम इन्हें कान भरे हैं ना माँ जी के। चुप करो, भावना को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको तो एक चापलूसी करने वाली बहू पसंद है ना। भगवान का लाख शुक्र है कि वो तुम्हारी तरह नहीं है। जाओ और जाकर किचन में भावना की मदद करो।
भूमिका और भावना दोनों ही रसोई घर में जाती हैं। भावना, तुमने माँ जी के कान भर भर कर अच्छा नहीं किया। देखना, एक दिन मेरे बाल तुम्हारी तरह कितने लंबे और सुंदर हो जाएंगे। एक दिन सावित्री देवी के घर उनकी पड़ोस की कुछ सहेलियां आती हैं। भावना सभी को चाय नाश्ता देती है। सावित्री देवी की सहेलियां भावना की तारीफ करती हैं। सावित्री, तेरी छोटी बहू तो बहुत खूबसूरत है और संस्कारी भी। हाँ, और इसके बाल को तो देखो, क्या कहना, बहुत ही लंबे और घने हैं। ऐसे खूबसूरत बाल मुश्किल से ही होते हैं लड़कियों के। हाँ सावित्री, सच मानो तो पूरी सोसाइटी में तुम्हारी छोटी बहू जैसी किसी की कोई बहू ही नहीं होगी। भूमिका ये सारी बातें सुनकर बहुत ही जल भुन जाती है। इस भावना की बच्ची ने ना मेरे नाक में दम कर दिया है। मीरा तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। एक दिन वो एक महंगे कॉस्मेटिक स्टोर पर जाती है। भैया सुनिए, मुझे कोई ऐसा तेल या शैम्पू दीजिए जिससे मेरे बाल घने और लंबे हो जाएं। ये लीजिए बहन जी, यह मास्क, ऑयल और शैम्पू है। ठीक है भैया, इससे मेरे बाल घने और लंबे तो हो जाएंगे ना। बहन जी, मास्क के बॉक्स में अलग अलग चीजें हैं, जरा ध्यान से मिक्स करना। अरे वो सब मैं देख लूंगी, ठीक है। भूमिका घर आकर सारा सामान निकालती है और मास्क को मिक्स करती है। तभी वहाँ भावना आ जाती है। अरे दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? अंधी है क्या? तुझे नजर नहीं आ रहा? ये मैं अपने बालों में लगाऊंगी। दीदी, ये सारे केमिकल्स आपके बालों के लिए बहुत हानिकारक है। इन्हें जैसा है वैसे ही रहने दो। हाँ, तुझे तो जलन हो गई होगी कि मेरे बाल तेरी तरह सुंदर ना हो जाए कहीं। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। जा इधर से और काम कर अपना जाके। भावना उदास होकर वहाँ से चली जाती है। भूमिका सारी चीजों को अपने सर पर लगा लेती है। तभी अचानक भूमिका के सर से सारे बाल निकलने लगते हैं। वो चिल्लाने लगती है। भावना और सावित्री देवी फौरन ही भूमिका के पास आते हैं। भावना जल्दी से सारी चीजें भूमिका के सर से साफ करती है, मगर भूमिका के सर पर एक भी बाल नहीं रहता और वो गंजी हो जाती है। भावना फोन लगाकर दुकानदार को घर बुलाती है। दुकानदार सारी बात सुनने के बाद सभी चीजों को देखता है। अरे बहन जी, यह आपने क्या किया? आपने गलत सामग्री को मिक्स कर लिया। हाय हाय, अब क्या होगा? मैं बाहर कैसे जाऊंगी? क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? बहन जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि चीजों को देखकर मिक्स करना। अब तुम्हारे बाल कभी वापस नहीं आएंगे। दुकानदार वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर भूमिका रोने लगती है। सावित्री देवी और भावना दोनों भूमिका को दिलासा देते हैं। अरे बहू, घबराओ नहीं, मेरे पास बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं जिससे तुम्हारे ये बाल वापस आ जाएंगे। हाँ, और दीदी, ये बहुत ही सुंदर और लंबे हो जाएंगे। हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया और तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो। कोई बात नहीं बहू, घर परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। हाँ, सावित्री देवी के घरेलू नुस्खे बहुत ही जल्द भूमिका के बाल लंबे और घने कर देती हैं और वो मिलजुल कर अपनी सास और देवरानी के साथ रहने लगती है। माँ और बेटे के बीच झगड़ा चल रहा होता है और बड़ी बहू सुर भी वहीं खड़ी होकर सब सुन रही है। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मारिया से, वरना नहीं करूंगा। तो तुम भी सुन लो, मेरे जीते जी तो ये लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मगर माँ जी, मारिया एक समझदार और बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। बहू, तुम तो सब कुछ जानती ही हो। हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर तो शादी होती ही नहीं है, और फिर तुम्हारे ससुर जी भी अपने गांव वाले दोस्त की लड़की को ही ज्यादा पसंद करते हैं। मगर माँ जी, ऐसी शादी से भला क्या फायदा जिसमें अनंत भैया की मर्जी शामिल ना हो? बहू, एक तो ये अंग्रेजी नाम वाली लड़की नौकरी भी करती है। अब भला तू ही बता कि ये घर बार कैसे संभालेगी?
माँ जी, ऐसा नहीं है। आजकल तो हर लड़की अपने घर का काम और बाहर का काम दोनों संभाल लेती है। मेरा तो चल मैं मान भी जाऊं, मगर तेरे ससुर जी, उन्हें कौन मनाएगा? माँ जी, उन्हें समझाइए कि अगर ये शादी नहीं हुई तो 4 जिंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। अच्छा बहू, और वो कैसे? माँ जी देखिए, अनंत भैया और पापा के दोस्त की बेटी खुशहाल नहीं रहेंगे। मारिया की शादी भी जहाँ होगी, वो भी अनंत भैया को नहीं भूल पाएगी। ठीक है, मैं तेरे ससुर जी से बात करूंगी। कंचन, सुरभि और अनंत के बार बार समझाने के कारण मारिया और अनंत की शादी हो जाती है। सुरभि और मारिया दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं, मिलकर घर के सारे काम करती हैं। ऐसे ही एक दिन, भाभी, आज तो छुट्टी का दिन है और मैं आपके हाथ का बना हुआ पुलाव खाना चाहता हूँ, प्लीज बना दो। अरे कोई बात नहीं देवर जी, आज पुलाव बना देते हैं। क्यों मारिया? मगर मारिया सुरभि की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से अनंत भी कमरे में पहुंच जाता है। सुनिए जी, अगर आपका इतना ही पुलाव खाने का मन कर रहा था तो मुझसे कह देते ना। सुरभि से मिन्नतें करने की क्या जरूरत थी? अरे, इसमें मिन्नतें करवाने वाली क्या बात है? अपनी भाभी से तो बोल रहा हूँ, और किसी से थोड़ा ना बोला है। हाँ हाँ, उन्हें तो बस मौका चाहिए। सभी से मीठी मीठी बातें कर कर लाडली बहू बनी रहती है सबकी। क्या बकवास कर रही हो? भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और ये फालतू की बातें मेरे साथ मत किया करो, मुझे और भी काम है। ऐसा कहकर अनंत वहाँ से चला जाता है और मारिया भी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आप मेरी और सुरभि दीदी की रसोई अलग कर दीजिए। क्यों? अब क्या हुआ? मैं घर के हर काम में दीदी का बराबर का हाथ बटाती हूँ, पर सब लोगों की जुबान पर तो सिर्फ सुरभि सुरभि और सुरभि ही रहता है। ठीक है बहू, हम रात का खाना तुम्हारे साथ खाएंगे और नाश्ता और लंच सुरभि के साथ खाएंगे। दूसरे दिन सुरभि और मारिया दोनों ही अलग अलग खाना बनाने लगी। सुरभि सुबह जल्दी उठ जाती और घर का सारा काम करती, साथ ही समय पर नाश्ता भी तैयार कर लेती। खाने में भी सुरभि तरह तरह के स्वादिष्ट खाना बनाती। दूसरी ओर मारिया को देर से उठने की आदत थी, इसीलिए उसका हर काम देर से होता था और खाने में हर दिन दाल चावल या फिर होटल से लाए हुए सैंडविच और बर्गर ही होते थे। ऐसे ही एक दिन, मारिया, मेरी ऑफिस की फाइल कहाँ है? मुझे क्या मालूम आपकी चीजों का? आप खुद ख्याल नहीं रख सकते? अरे मैंने बस यही टेबल पर रखी थी, प्लीज ढूंढ दो ना। अरे मुझे नहीं मालूम, खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते? तभी वहाँ सुरभि आ जाती है। अरे भाभी, थैंक यू सो मच। अगर आज ये फाइल ना मिलती ना तो मेरी नौकरी पक्का चली जाती। ऐसा कहकर अनंत ऑफिस के लिए चला जाता है और बेचारी मारिया जलन के मारे लाल पीली हो जाती है। ऐसे ही एक सुबह, माँ जी, मुझसे आपके और बाबूजी के कपड़े नहीं धोए जाते। ऑफिस से पहले थक कर आओ और फिर कपड़े धो। मुझे सुबह उठने में देरी हो जाती है। कोई बात नहीं मारिया, माँ जी और बाबूजी के कपड़े मैं धो दिया करूँगी। और फिर रात को, माँ जी देखिए, आज मेरे सिर में इतना दर्द है, फिर भी मैंने आपके और बाबूजी के लिए खाना बनाया, वरना हम तो बेलपूरी और ब्रेड भी खा लेते। कोई बात नहीं मारिया, आज से माँ जी और बाबूजी रात का खाना भी मेरे साथ खा लेंगे। हाँ हाँ, वैसे भी तुम सारा दिन घर पर ही तो रहती हो और तुम्हें कुछ काम भी नहीं होता। इतना कहकर मारिया वहाँ से चली जाती है। देखा बहू, मैं ना कहती थी कि अंग्रेजी नाम वाली बहू घर बार ना संभाल पाएगी। माँ जी, वो नादान है, थोड़े वक्त में समझ जाएगी, चिंता मत करो। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक सुबह, हे भगवान, आज भी उठने में देर हो गई। अब जल्दी से नाश्ता और टिफिन बना लेती हूँ। मारिया जैसे ही रसोई में जाकर गैस जलाती है तो उसे मालूम होता है कि सिलेंडर खत्म हो गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो लेट हो जाऊंगी। मारिया, अरे नाश्ता ले आओ यार जल्दी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है।
जी वो सिलेंडर खत्म हो गया है, मैं बुकिंग करवाना भूल गई थी। तुम ना एक नंबर की बेपरवाह औरत हो। तंग आ गया हूँ यार मैं तुमसे। अब तो इस घर में या तो तुम रहोगी या मैं। That's it। दोनों के झगड़े की आवाज सुनकर सुरभि और कंचन दोनों वहाँ आ जाते हैं। मारिया, देवर जी, कोई बात नहीं, ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। अनंत जल्दी से नाश्ता खत्म करता है और कहता है, भाभी आज बहुत दिनों के बाद पेट भरकर खाना खाया है, वरना तो बस चाय और ब्रेड से ही काम चलाना पड़ता था। इतना कहकर अनंत ऑफिस चला जाता है। देखा बहू, मैं ना कहती थी कि ये अंग्रेजी नाम वाली बहू घर बार ना संभाल पाएगी। और तभी मारिया के ऑफिस से फोन आता है। मारिया, आई एम फेड अप नाउ। तुम कभी टाइम से नहीं पहुंचती हो। आज से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। यू आर फायर्ड नाउ। ये सुनकर मारिया रोने लगती है और अपनी जॉब से निकाले जाने की बात बताती है। माँ जी, जब मैं और सुरभि दीदी साथ में थे तब काम ज्यादा था, फिर भी हर काम टाइम पर हो जाता था। बहू, तुमने तो सुना ही होगा कि 1 और 1 11 होते हैं और अकेला इंसान तो एक ही रह जाता है। जब तुम और सुरभि बहू साथ में थे तो तुम्हारे उठने से पहले ही घर का आधा काम हो जाता था और शाम को ऑफिस से आने से पहले रसोई भी बन जाती थी। माँ जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मगर अब किस मुंह से दीदी से माफी मांगू? लो भला, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? गलती तो छोटों से ही होती है ना। और हाँ, जब सुबह का भूला शाम को घर वापस आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। इस तरह घर में मारिया और सुरभि दोनों ही फिर से एक साथ काम करने लगते हैं और घर वाले भी दोनों बहुओं को लाडली बहुओं की तरह रखते हैं। अदिति एक प्यारी और खूबसूरत लड़की थी जिसकी शादी दिनेश नाम के लड़के से हो चुकी थी, जो अक्सर काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर ही रहा करता था और महीने में केवल कुछ ही दिनों के लिए घर आया करता था, जिसके चलते अदिति को उसके पति पर शक करने की बहुत ही बुरी आदत पड़ गई थी। उसकी सास कल्याणी भी अपनी बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन अचानक किसी को भी बिना बताए दिनेश अपने घर आ जाता है। माँ, अदिति, देखो मैं आ गया। अरे दिनेश जी, आप यूँ अचानक? अरे मुझे पहले कॉल कर दिया होता, मैं आपके लिए कुछ खाना बना कर रखती। अच्छा। अरे तो अब बना ले, कितने दिनों बाद मेरा बेटा घर आ रहा है, सब उसकी पसंद का ही बनाना। भूख भी लग रही है मुझे, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। रात को खाना खाकर सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी अदिति दिनेश को प्लेन की टिकट दिखाकर उससे पूछती है, क्या है ये सब? आप कुछ बताने का कष्ट करेंगे महाराज। अरे प्लेन की टिकट है यार, और क्या है? पढ़ी लिखी हो या गंवारी रह गई? हाँ, दिख रहा है, इतनी भी अंधी नहीं हूँ, लेकिन इन टिकट के ऊपर तारीख देखो। तुम आज से 15 दिन पहले ही शहर आ गए थे, तो इतने दिन कहाँ थे जो आज घर आए हो? अरे था किसी बड़ी ही खूबसूरत हुस्न परी के साथ। क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अरे कोरोना वायरस के चलते क्वारंटाइन किया हुआ था मुझे 15 दिन। यू डफर। हाँ, ठीक है, मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। हाँ, वो तो मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। हाँ, बस मजाक। इसी तरह अदिति आए दिन उस पर शक किया करती और बेमतलब की बातों को लेकर दिनेश पर राशन पानी लेकर सवार हो जाती। जैसे ही उसका पति घर से बाहर जाता, वो उसके सारे कपड़ों की तलाशी लेती। ऐसे ही एक दिन दिनेश मार्केट से सब्जियां लेकर घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी एक पुरानी दोस्त मीना से हो जाती है, जो कि बहुत ही दुखी और हताश होती है। दोनों दोस्त कैफे में बैठकर बात करने लगते हैं। अरे मीना, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या बताऊं यार, मुझे लगता है ना कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। उनको ना रोज किसी अननोन नंबर से फोन पे फोन आते रहते हैं। हो ना हो जरूर किसी लड़की के फोन आते हैं। मैं पूछती हूँ तो कुछ बताते भी नहीं है। सच में
ये कहानी तो मेरी लग रही है। वैसे भी दुनिया की हर बीवी को अपने पति पर शक करना ही होता है। क्या तुमने अभी कुछ कहा दिनेश? नहीं तो, अरे बेचारा तुम्हारा पति किस मुसीबत में होगा, इसलिए इतने कॉल आते होंगे। खामखा इतना शक कर रही हो। शक नहीं, मुझे तो 100% पक्का यकीन है कि उनका किसी लड़की के साथ जरूर अफेयर है और वो मुझसे इस बात को छुपा रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे पति की सच्चाई पता लगा कर ही रहेंगे। तुम चिंता मत करो और जरा अपने पति को समझाने की भी कोशिश करो। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। इस तरह दिनेश डिटेक्टिव बनकर मीना के पति का पीछा करता है और उसके बारे में सारी जानकारी निकालता है। साथ ही डेली अपडेट मीना को भी देता है। ऐसे ही एक दिन मीना और दिनेश कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और अदिति भी अपनी दोस्त के साथ उसी जगह पर कॉफी पीने आ जाती है। वो दिनेश और मीना को एक दूसरे के साथ देख लेती है, पर वो कैफे में तो कुछ नहीं कहती। लेकिन शाम को जब दिनेश घर आता है तब कहाँ थे तुम सुबह से, और आज इतनी देर कैसे लगा दी तुमने घर आने में? बताना जरा। यार आज नहीं, मैं तुमसे झगड़ा करने के लिए मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ हाँ, सारा मूड तो उस कैफे वाली चुड़ैल के साथ बनता है ना, मेरे साथ तो क्या ही बनेगा। क्या बकवास कर रही हो यार तुम? शक के अलावा कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? मुझे ना सब पता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है उस चुड़ैल के साथ। मैंने आज आप दोनों को ना कैफे में देखा था। अरे यार वो मेरी दोस्त थी जो प्रॉब्लम में है और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। अच्छा, कभी मेरी तो मदद नहीं की आपने। आना जरा रसोई में, आटा गूंद दो मेरे लिए। बस यार सोने दो मुझे, थक गया हूँ मैं बहुत। हाँ हाँ, थक तो जाओगे ही जब एक घर वाली संभालोगे और बाहर वाली भी संभालोगे। मैं कह देती हूँ, अगर आज के बाद मैंने आपको उस चुड़ैल के साथ देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? वक्त बीतता जाता है और दिनेश अपनी दोस्त मीना की मदद करता रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति का शक भी दिन पर दिन दिनेश पर बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे ही एक दिन वो परेशान होकर अपने बचपन के दोस्त चंदन को फोन लगा देती है, जो कि असल में मीना का ही पति होता है, जिसके बारे में दिनेश पता लगा रहा था और अदिति को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो इन सारी चीजों से बिल्कुल अनजान थी और अदिति चंदन को मिलने के लिए शॉपिंग मॉल में बुला लेती है। क्या हुआ अदिति, इतने समय बाद तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई? देखो चंदन, मेरे पति मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मुझे पता है उनका किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है और इसी चीज को श्योर करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हद है यार, वहाँ मेरी बीबी मेरे पीछे जासूस लगवा रही है और यहाँ ये अपने पति के पीछे। हे भगवान, तूने इन औरतों को ऐसा क्यों बनाया? तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? साफ साफ बोलो ना जो बोलना है। मैं कह रहा था ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब चंदन और आदित्य मिलकर दिनेश की जासूसी करना शुरू कर देते हैं। थोड़े ही दिनों बाद मीना अपने पति का पीछा करते हुए दिनेश के साथ उसी कैफे में जाती है जहां चंदन अदिति के साथ उसके पति के अफेयर के बारे में पता लगाने पहुंचा होता है। चारों की एक दूसरे से टक्कर हो जाती है और अदिति बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी वो दिनेश से कहती है, देखो देखो चंदन, यही है वो लड़की जो मेरे पति के साथ रोजाना उस कैफे में आती जाती है। देखा दिनेश, यही है वो लड़की जो रोज मेरे पति को फोन कर कर उसे परेशान करती है। पकड़ी गई आज तुम। अदिति ये सब क्या है? तुम मेरी बीवी हो ना, तो इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? और ये सब कब से चल रहा है? वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मेरा दोस्त है जो तुम्हें रंगे हाथों इस लड़की के साथ पकड़ने में मेरी मदद कर रहा था, समझे तुम? और ये मेरी बीबी है। तुम्हारा कब से चालू हो गया ये सब? What the hell is this? ये मेरा दोस्त है जो मेरी मदद कर रहा था, क्योंकि मुझे तुम पर शक था कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। क्या तुम पागल हो? मुझे कोई फोन कर कर रिश्वत मांग रहा था और ये बात तुम्हें मैंने इसलिए नहीं बताई ताकि तुम परेशान ना हो। अबे यार ये चल क्या रहा है यहाँ? तुम दोनों औरतें पागल हो क्या? अपने पति पर जरा तो विश्वास रखो। देखो मीना, अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि तुम्हारे पति का कोई अफेयर नहीं है। तुम दोनों घर जाओ यार। अपने दोस्तों की गलतफहमी दूर करने के बाद अदिति और दिनेश वापस अपने घर आ जाते हैं।
दिनेश अपनी बीवी को उसकी इस हरकत के लिए खूब खरी खोटी सुनाता है, जिसके बाद अदिति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। प्लीज दिनेश जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आप पर बिना वजह शक किया। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ठीक है बाबा, रो मत, माफ कर दिया तुम्हें, लेकिन अगली बार मुझ पर किसी बात को लेकर अगर शक किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदिति ये सुनते ही खुशी से दिनेश के गले लग जाती है और साथ ही वो उस पर शक करना भी छोड़ देती है। और इस तरह मीना और अदिति दोनों को ही ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि बिना पूरी बात जाने किसी को भी परखना गलत हो सकता है। और अब दोनों ही अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने अपने पतियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये शक की पत्नी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी पत्नी जो अपने पति पर इसी तरीके से शक करती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।